नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आज की इस क्लास के माध्यम से अपन बात करेंगे राजस्थान के पूर्वी मैदान की। पिछली क्लासों में अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर राजस्थान के थार मरुस्थल और अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात की थी। इसके अंदर अपन पार्ट थर्ड के अंदर अपन देख रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश किस तरीके से बना, क्या पूरी विशेषता है, पूरी चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीच में कुछ दिन 6-7 दिन क्लासें नहीं हुई, उसका कारण कुछ एग्ज़ाम वगैरह थे मेरे, इसलिए मैं नहीं ले पाया क्लासें। अब कंटिन्यू अपन इस क्लास को करेंगे और राजस्थान भूगोल की सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद में अदर जो सब्जेक्ट है उसकी क्लास अपलोड करने वाला हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक की बात करेंगे वो पूर्वी मैदान है। और पहले अपन थार के मरुस्थल के अंदर शुष्क में रेगिस्तान पड़ा, फिर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पड़ा। और यहाँ पे अपन ने अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर घग्गर, शेखावटी, नागौरी और लूणी बेसिन की बात की। और अरावली के अंदर अपन ने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली की बात की। और आज अपन जिस पठारी प्रदेश जिस पूर्वी मैदान की बात करेंगे, जिसके अंदर अपन ये इतना इलाका जो आता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और छप्पन बेसिन की बात करेंगे। तो ये भूभाग की बात करें, यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके अंदर इसका जो योगदान है वो 23% के आसपास योगदान है। जनसंख्या यहाँ पे 39% निवास करती है। मुख्य जिलों की बात करें तो 10 है। ढाल की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कहने का मतलब क्या हुआ, ये इसका दक्षिण है, ये इसका पश्चिम है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ढाल है, यानी इस तरफ है। यानी अरावली से नदियाँ निकलेगी तो ये इस तरफ जाएगी, इस तरफ। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। निर्माण की बात करें तो नदी द्वारा जमाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। और निर्माण काल की बात करें तो प्लेस्टोसीन युग में, जब मैंने आपको थार का मरुस्थल पढ़ाया था। और थार के मरुस्थल से पहले मैंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात की थी, जिसके अंदर अपन ने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात की थी। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो 33 सागर का अवशेष है। उस समय मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का एक और भौतिक प्रदेश है जो 33 सागर का अवशेष माना जाता है, वो है ये अपना पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब देखिए, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में समानता असमानता किस तरीके से नजर आती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर खारी झीलें हैं और इधर मीठे पानी की झीलें या फिर मीठे पानी के अवशेष हैं। तो इसमें अंतर क्या है कि इसमें अंतर ये है कि इसका ढाल जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और ये यहाँ से जो अरावली की नदियाँ निकलती है ये सारी क्या करती है, यहाँ अपने साथ में मिट्टी, इस प्रकार से कहे कि अपने साथ में मिट्टी बहा करके लेके आती है। तो जब एक जगह से पानी बह करके दूसरी जगह जाएगा तो साथ में मिट्टी जाएगी, साथ में मिट्टी जाएगी। और वो पानी अगर मीठा हो तो वो धीरे धीरे मिट्टी जमती जाएगी, तो खारापन क्या है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस पूर्वी मैदानी प्रदेश और थार के मरुस्थल में कुछ विशेषताएं हैं जो एक दूसरे को थोड़ा अलग करती है, ठीक है। दोनों का काल सेम है, प्लेस्टोसिन काल है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन की बात करें तो माही बेसिन के अंदर अपन पढ़ेंगे व्याघ्राट या निवागढ़ क्या है, छप्पन का मैदान क्या है, कांठल क्या है, माही मैदान क्या है। और बनास बाणगंगा के अंदर मेवाड़ का मैदान पढ़ेंगे, पिडवाड़ मैदान पढ़ेंगे, खेराड़ और मालपुरा पढ़ेंगे। और चंबल के अंदर बीहड़ और उत्कात भूमि का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखो, उत्पत्ति की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति न्यूटन महाकल्प, चतुर्थ महाकल्प या फिर नियोजोइक एरा के प्लेस्टोसिन काल के अंदर गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा यानी जलोढ़कों के निक्षेप या उनके जमाव से इसकी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ आपने प्रश्न पूछा जाएगा कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो चतुर्थ महाकल्प के अंदर, नूतन महाकल्प के अंदर, जिसको कहा जाता है नियोजोइक एरा कहा जाता है, प्लेस्टोसिन काल कहा जाता है, ठीक है ना, प्लेस्टोसिन काल कहा जाता है। और विशेषतः मुख्यतः नदियाँ कौन सी है, तो गंगा यमुना नदियों के द्वारा कौन सी मिट्टी से, तो जलोढ़कों यानी नदियों के साथ में बहकर आने वाली जो जलोढ़ मिट्टी है, उस मिट्टी जो ऐसी मिट्टी जो नदी के साथ में बह करके आती है उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। उसके जमाव तथा निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। और निक्षेप का मतलब होता है अवशेष, ठीक है। जब मिट्टी, अब जैसे यहाँ पे नदी गुजरी है तो नदी जहाँ से गुजर रही है तो वहाँ पे तो अपने अवशेष छोड़ेगी, निक्षेप छोड़ेगी ना, इसको कहते हैं निक्षेप, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन से भौतिक प्रदेश का जो निर्माण है या फिर उसका निर्माण में मतलब निक्षेप का योगदान रहा है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। विस्तार की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के मुख्यतः अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है। तो देखिए, ये यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, ठीक है ना, और ये इस तरफ है, तो ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, ठीक है। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 23.3 है। राजस्थान की 40-39% जनसंख्या निवास करती है। और विस्तार की बात करें तो सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, जयपुर, अलवर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के 56 गाँव में बड़ा
मैदान यहाँ पे विस्तृत है और पूर्वी मैदानी प्रवेश का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो देखो यहाँ पे ढाल देखो दो चीज़ें, एक तो उत्तर पश्चिम से सॉरी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, या फिर ऐसे कहें तो सीधा किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, इस तरफ हो गया ना। तो वो आपके प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे आपने दे दिया ऑप्शन में सिर्फ पश्चिम से पूर्व की ओर दिया हुआ है तो आपका पश्चिम से पूर्व राइट होगा। अगर ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिया हुआ है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राइट होगा। ठीक है ना। आगे देखो विशेषता क्या है। तो देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश भारतीय उच्छावस के उत्तरी विशाल मैदान के मध्य और मध्य भाग में स्थित है। यानी भारत का जो उच्छावस है उसका विशाल मैदान के मध्य भाग में स्थित है। उत्पत्ति के आधार पर कालक्रम के अनुसार पूर्वी मैदानी प्रदेश थार मरुस्थल के पश्चात नवीनतम दूसरा प्रदेश है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के अंदर सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश की बात करें तो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश जो है वो है अपना ये थार का मरुस्थल, और सबसे पुराने की बात करें तो अरावली है, और थार के मरुस्थल के बाद जो बड़ा उसकी बात करें तो कौन सा है, भौतिक प्रदेश है, और उसके बाद में बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, पठारी प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और जलोढ़ यानी एल्फी सोल मृदा क्षेत्र होने के कारण पूर्वी मैदानी में सर्वाधिक उपजाऊ तथा सर्वाधिक कृषि की संभावना वाला भौतिक प्रदेश है। और यहाँ पे देख लें कि मिट्टी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है, एल्फी सोल मिट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बन गया कि एल्फी सोल मिट्टी का विस्तार कौन से भौतिक प्रदेश में है, तो ये अपने भौतिक प्रदेश कौन सा पड़ जाएगा, मैदानी पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश के अंदर एल्फी सोल मिट्टी का विस्तार है, यानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस कारण ये मैदान है वो सर्वाधिक उपजाऊ वाला मैदान है। खनिज संपदा की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक निर्धन भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक निर्धन का मतलब ये है कि जो अपना जो भौतिक प्रदेश है मैदानी पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश है, यहाँ पे क्या है कि किसी भी प्रकार का खनिज संसाधन नहीं निकलता है, और खनिज संसाधन नहीं निकलने के कारण यहाँ पे ये जो भौतिक प्रदेश है ये खनिजों की दृष्टि से निर्धन है। यानी यहाँ पे खनिज संसाधन है वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जो खनिज संसाधन है वो नहीं मिलते, इसलिए ये निर्धन है। ठीक है। राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होने के कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कृषि की संभावना अधिक होने के कारण लोग अत्यधिक मात्रा में संख्या में निवास करते हैं, तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश भी अपना ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की औसत वर्षा है वो 60 से 80 सेंटीमीटर के आसपास है। और जलवायु की दृष्टि से बात करें तो ये उपाद्र जलवायु प्रदेश में शामिल होता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप एवं कुएं हैं, और इस क्षेत्र में प्राकृतिक जो घास उगती है जिसे बीड़ कहा जाता है। ठीक है ना, बीड़ की संख्या दी जाती है। अब सबसे पहले बात कर लें माही बेसिन की। माही बेसिन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको पढ़ लेते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है जिसे माही बेसिन के नाम से जाना जाता है को 3 मैदानी प्रदेशों में विभाजित। अब जो माही बेसिन है, माही बेसिन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन से, तो सबसे पहले बात करें छप्पन के मैदान की। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे स्थित 56 नदी नालों या फिर गांवों का जो समूह है उनको क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान किसका भाग है, माही बेसिन का। और माही बेसिन किसका भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश भाग का। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर माही बेसिन है, और माही बेसिन के अंदर कौन सा मैदान है, छप्पन का मैदान है। और छप्पन का मैदान कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो ये प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे, यानी माही नदी का जो तट है उसके तट पर 56 गांवों और नदी नालों का बना हुआ जो समूह है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। कांठल का मैदान की बात करें तो प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान है वो कांठल का मैदान कहलाता है। बागड़ प्रदेश की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बागड़ कहलाता है। ठीक है। माही बेसिन को प्राचीनतम काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये BSTC और प्री बीएड इनका ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि कौन से प्रदेश को पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो माही बेसिन को पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर माही बेसिन अपने ऑप्शन में नहीं है तो अपना कौन सा राइट हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश को पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन के अंदर माही बेसिन है तो माही बेसिन राइट होगा, और माही बेसिन ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर पूर्वी मैदानी प्रदेश दिया हो तो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से माही नदी निकलती है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, और यहाँ से डूंगरपुर और बांसवाड़ा निकलता है कर्क रेखा। ठीक है ना, तो 2 बार पार करने वाली या उल्टे यू के आकार में बहने वाली जो नदी है वो माही नदी है। ठीक है। और यहाँ पे ये छप्पन का मैदान है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। फिर इसके अंदर जाखम नदी आके मिलती है, सोम नदी, और यहाँ पे इनके त्रिवेणी संगम बनता है। तो जहाँ पे कौन सा वो है धार्मिक स्थल है, बेणेश्वर धाम स्थित है। तो इस प्रकार की जानकारी आप इसमें देख सकते हो। माही का मैदान अपन ने देखा, सोम जाखम नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है। लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है। और जो मक्का चावल के उत्पादन में, उसके बाद में छप्पन की बात करें तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच नदी नालों, छप्पन का जो मैदान है वो कांठल की बात कर ली, तटवर्ती मैदान। ठीक है। और व्याघ्र घाट की बात करें तो व्याघ्र यानी बघेरों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, व्याघ्र घाट कहा जाता था। ठीक है। और यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। 1178 ईस्वी में मेवाड़ के सामंत सिंह ने वागड़ की राजधानी, मतलब वागड़ को राज्य की राजधानी स्थापित की थी। यानी जो मेवाड़ है, मेवाड़ का एक शासक था सामंत सिंह, जिसने 1178 ईस्वी में
वागड़ राज्य को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, और वागड़ राज्य की स्थापना राजधानी आसपुर, यानी राजधानी जो थी वागड़ की वो कहाँ थी, आसपुर डूंगरपुर के अंदर थी, और 1520 के अंदर वागड़ 2 राज्यों में विभक्त हो गया। ये ऐतिहासिक दृष्टि से है। ठीक है, बांसवाड़ा की बात करें तो माही नदी के पूर्व में स्थित है, जगमाल के द्वारा स्थापित किया गया। डूंगरपुर की बात करें तो माही नदी के पश्चिम भाग में स्थित है, जो डूंगर सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। तो ध्यान रखें, बांसवाड़ा माही नदी के पूर्व में स्थित है और डूंगरपुर किस में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। और कर्क रेखा बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। आगे जो देखना है वो देखना है बनास बाणगंगा बेसिन। ठीक है, बनास बाणगंगा बेसिन देखना है। तो बनास बाणगंगा बेसिन की बात करें तो बनास बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान बनास बाणगंगा बेसिन कहलाता है। मेवाड़ का मैदान बेड़स और गंभीर नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है, जो मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में विस्तृत है। और पिटमांड की बात करें तो देवगढ़ राजसमंद में स्थित अपशिष्ट पहाड़ियों से युक्त जो मैदान है वो पिटमांड का मैदान कहलाता है। कहाँ से, देवगढ़ राजसमंद में स्थित अपशिष्ट पहाड़ियाँ। ठीक है, खेराड़ की बात करें तो जहाजपुर भीलवाड़ा से बूंदी टोंक के मध्य जो उबड़ खाबड़ भूमि है उसको क्या कहा जाता है, खेराड़ कहा जाता है। मालपुरा का जो मैदान है वो बनास नदी द्वारा निर्मित मालपुरा टोंक से करौली के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान जो है, जिसके अंदर भूरी मिट्टी पाई जाती है, उसे मालपुरा का मैदान कहा जाता है। मालपुरा कहाँ है, टोंक के अंदर। ठीक है, टोंक और करौली के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान है वो मालपुरा का मैदान कहता है। फिर बात करें रोही दोआब की तो बाणगंगा एवं यमुना नदियों के मध्य दोआब क्षेत्र, यानी बाणगंगा और यमुना नदी के बीच में दोआब क्षेत्र है, जिसके अंदर भरतपुर, दौसा और जयपुर जिले आते हैं, और मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, और जो गेहूँ सरसों के उत्पादन में मुख्यतः है। चंबल बीहड़ की बात करें तो बीहड़ का पहाड़ी क्षेत्र डांग कहलाता है। चंबल नदी या उत्खात भूमि कहलाती है। अब देखो, चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित कंदरा युक्त भूमि है, उसे क्या कहता है, उसे चंबल बीहड़ कहते हैं या फिर उत्खात भूमि कहते हैं। जो चंबल नदी जहाँ से निकलती है और वहाँ पे अवनालिका अपर्दन हो जाता है। देखो, अब अवनालिका अपर्दन इस तरीके से, ये नदी निकली तो ये अवनालिका अपर्दन हो गए ऐसे। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, तो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित कंदरा युक्त भूमि को क्या कहा जाता है, चंबल बीहड़ या उत्खात भूमि कहा जाता है। दो डांग के मध्य स्थित भूमि को कंदरा या फिर खो कहा जाता है। कंदरा का मतलब गुफा टाइप। ठीक है ना, बीहड़ को स्थानीय लोग खादर भी कहते हैं, और मिट्टी जो है वो काली जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती थी। तो ये था अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इसी कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए चेक करें कमेंट सेक्शन तथा अबाउट सेक्शन, वहाँ आपकी उसको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले भौतिक प्रदेश के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट।